So question number 9.18 is like this. 9.18. A rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported at the ends by two wires of the steel, okay, and aluminum of equal length. Okay. So question में क्या दिया है देखिए, there is a steel rod, there is a rod like this, and this rod is supported by two wires. It is supported by, this rod is supported by two wires. First wire is made up of the steel and second wire is made up of the aluminum. Okay, so this is wire A, this is wire B. Okay, so this is made up of the steel. Wire A is made up of steel and wire is made, B is made up of the aluminum. Okay, initially they have equal lengths. और रॉड का लेंथ दिया है, रॉड का जो लेंथ है बिटवीन टू वायर्स रॉड का लेंथ है 1.05 मीटर. So this much is the length. Okay, the cross sectional areas of the two wire A and B are 1 mm square and 2 mm square. Okay, area of cross section of wire A है 1 mm square and that of wire B है that is 2 mm square, millimeter square. ठीक है. At what point along the rod should a mass m be suspended? अभी क्या करना है, इधर एक मास m इधर सस्पेंड करना है. ये थोड़ी देर में निकालता हूँ. ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स इधर लिखता हूँ मैं 1.05. क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर एक मास सस्पेंड करना है. मास, certain mass is to be suspended on the rod. Okay, and it is to be suspended so that equal stress and equal strains are produced in steel and aluminum wire. Equal stress पहले और बाद में equal strain, equal stress and equal strain. Okay, so first question is that equal stress प्रोड्यूस करने के लिए रॉड को कहां पे, सॉरी ये मास को कहां पे लगाना पड़ेगा, एंड सेकंड इज दैट इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कहां लगाना पड़ेगा. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस. ठीक है, स्क्रीन दिखाई देता है ना ठीक से? आपका नेट कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखिए. हाँ, अभी देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक से समझे. पहले क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, this is a rod. Okay, so this is rod, it has negligible weight या फिर negligible mass. इसका मास negligible है. ओके, यहाँ पे दो वायर है, एक स्टील वायर है, दूसरा एल्यूमिनियम वायर है. एंड दिस रॉड इनिशियली इट इज हॉरिजॉन्टल. ओके, रॉड क्या है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है अभी. ठीक है, अभी मास मैंने एग्जैक्टली बीच में लगाया, एग्जैक्टली बीच में सपोज ये मास लगाया, तो क्या हो जाएगा, इस पर कितना वेट एक्ट होगा और इस पर कितना वेट एक्ट होगा, बताइए मुझे. वायर ए पे हाउ मच वेट एक्ट ऑन वायर ए एंड हाउ मच वेट एक्ट ऑन वायर बी इफ दिस मास m इज एग्जैक्टली सस्पेंडेड एट द मिडल. क्या बता सकते हैं? mg/2 mg/2, करेक्ट. ओके, करेक्ट, mg/2. देखिए, ये टोटल मास कितना है, m है, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट विल बी mg. सो mg में से एग्जैक्टली सेंटर को लगाया तो क्या हो जाएगा, इधर mg/2 आ जाएगा, इधर mg/2 आ जाएगा. ठीक है, अभी दोनों पे एग्जैक्टली मिडल में लगाया तो दोनों में इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा क्या, इक्वल स्ट्रेस दोनों में प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम होता और मास को बीच में लगाया तो इस पर दोनों पे फोर्स भी सेम आ जाएगा और स्ट्रेस भी सेम आ जाएगा. करेक्ट है ना? मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? देखिए, मास को सपोज हमने बीच में सस्पेंड किया, तो इस पर फोर्स आ जाएगा mg/2, इस पर फोर्स आ जाएगा mg/2. अभी
इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेस बीच में सस्पेंड किया तो स्ट्रेस किस पर ज्यादा आ जाएगा, बता सकते हैं क्या मुझे? अगर मास को एग्जैक्टली बीच में सस्पेंड किया तो स्ट्रेस कौन से वायर पे ज्यादा आ जाएगा? बीच में सस्पेंड किया तो देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो दोनों पे सेम फोर्स, बीच में सस्पेंड किया तो दोनों पे फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन एरिया सेम है क्या इधर दोनों का? नहीं है। एंड स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेस कम रहेगा। ओके, एंड जिसका एरिया कम रहेगा उसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है ना? तो अभी मुझे बताइए स्ट्रेस किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा? मिडल में सस्पेंड किया तो, ठीक है ना? ए का एरिया कम है मतलब स्ट्रेस ए में ज्यादा होगा, इसलिए मिडल पे सस्पेंड करने के बाद हमारा फर्स्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे अभी देखिए, इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चाहिए, इक्वल स्ट्रेस। अभी देखिए मैं इधर और एक बार ही डायग्राम निकालता हूं, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, सपोज इस वायर में टेंशन कितना है, T1 है, टेंशन T1, और इस वायर में टेंशन कितना है, T2 है। इसमें टेंशन मतलब इस वायर में जो फोर्स लगने वाला है दैट इज द फोर्स, दैट इज टेंशन। तो इधर का टेंशन मतलब लेफ्ट ए वायर का टेंशन क्या करेगा, इस रॉड को ऊपर खींचने का प्रयत्न करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का वायर उसको ऊपर खींचेगा और राइट हैंड साइड का वायर वो भी उसको ऊपर खींचेगा। राइट हैंड साइड वायर में टेंशन T2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वेट लगाया है दैट इज mg, वो क्या करेगा, रॉड को नीचे खींचेगा। ठीक है ना? अभी सपोज ये डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया x, ये डिस्टेंस मैंने क्या किया है, अज्यूम x किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है 1.05, मतलब 1.05 में से x चला जाएगा तो 1.05 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पॉइंट को मैंने सपोज रॉड को फिक्स किया, अभी देखिए। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को रॉड को सपोज यहाँ पे पिवोटेड किया है या फिर फिक्स किया है। T1 क्या करेगा, T1 फोर्स इस रॉड को अबाउट दिस पॉइंट, ओके, अबाउट दिस पॉइंट T1 क्या करेगा, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, और T2 क्या करेगा, अबाउट दिस पॉइंट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न करेगा। अभी देखिए सपोज ये रॉड है, मैंने इधर फोर्स लगाया तो ऊपर जाएगा नहीं, इट विल ट्राई टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। ऊपर फोर्स लगाया तो दिखाई देता है ना, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, अबाउट दिस पॉइंट ऐसा रोटेट करने का प्रयत्न करेगा। सिमिलरली T1 क्या कर रहा है, इस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न कर रहा है, और T2 क्या कर रहा है, उसको रॉड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न कर रहा है। ओके, अभी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1 शुड भी क्या होना चाहिए, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T2 होना चाहिए। करेक्ट है ना? मैं क्या बता रहा हूं देखिए, T1 इस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न करेगा और T2 इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न करेगा। अब ये रॉड एक्चुअली रोटेट हो रहा है क्या, नहीं रोटेट हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए इसका, T1 जितना इफेक्ट T1 क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए लगाता है, जितना एफर्ट T1 क्लॉकवाइज उस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए लगाता है, उतना ही T2 उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए लगाता होगा। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है,
एक फिंगर से मैं, देखिए इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न कर रहा है, और रॉड, अगर ये बॉडी अभी रोटेट नहीं हो रही, अगर ये बॉडी अभी रोटेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रोटेशनल इफेक्ट और इसका रोटेशनल इफेक्ट क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी या फिर रोटेट नहीं होगी। ओके, टुडेस लेक्चर विल बी आल्सो अवेलेबल ऑन द YouTube। ठीक है, सो ये समझ में आया कि देखिए इन इक्विलिब्रियम मतलब रॉड रोटेट नहीं होता है, ट्रांसलेट नहीं होता है, जैसा है वैसा ही है, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, रॉड रोटेट नहीं होता है या फिर ट्रांसलेट नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में, वो एक ही जगह पे रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। अभी एक फोर्स तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न कर रहा है, दूसरा फोर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन रॉड तो रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T2 होना चाहिए। अभी रोटेशनल इफेक्ट कैसे लिखते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1। सो T1 इनटू T1 का डिस्टेंस कितना है, x है। ओके, ये क्या हो गया, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1 हो गया। समझ में आया कि देखिए रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T2 क्या हो जाएगा, T2 इंटू T2 का डिस्टेंस कितना है 1.05 माइनस x। ठीक है, मतलब एक, अगर आपके पास सपोज स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील पता है ना, वो व्हीकल में, कार में होता है, एक हैंड से तुम एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाने का प्रयत्न कर रहे हो और दूसरे हैंड से क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न कर रहे हो और वो व्हील घूम नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जितना एफर्ट हम राइट हैंड से लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट लेफ्ट हैंड से भी लगा रहे होंगे, तभी वो रोटेट नहीं होगा। उसी तरह से इधर रॉड रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब T1 का रोटेशनल इफेक्ट एंड T2 का रोटेशनल इफेक्ट सेम होना चाहिए। और रोटेशनल इफेक्ट कैसे निकालते हैं हम, दैट फोर्स इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसको रोटेशनल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लेकिन आपको वो कंसेप्ट अभी तक नहीं है, इसलिए मैं मोमेंट ऑफ फोर्स आपको नहीं बताऊंगा, इधर क्या बताऊंगा, रोटेशनल इफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, सो देयरफॉर T1 by T2 क्या हो जाएगा, देखिए T1 by T2 1.05 माइनस x डिवाइडेड बाय x। यहां तक कुछ डाउट है क्या, पहले बोलिए, यहां तक कुछ डाउट है, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिए along with problem I am going to, it is a mains question, ठीक है, it is a mains question। फिर एक बार बता देता हूं, there is a rod of negligible mass, रॉड को कुछ भी मास नहीं है, and this rod is suspended by two wires, steel wire and aluminum wire। on this rod one weight is suspended। okay, अभी इसका हमने इधर फ्री बॉडी डायग्राम निकाला, इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है, रहता है उसमें वो बॉडी दिखाते हैं और उस बॉडी पे एक्ट होने वाली सभी फोर्सेस दिखाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को रॉड को क्या हो जाएगा, T1 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड को T2 फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो बीच में जो mg है दैट विल एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, suppose mg, this mass is suspended at a distance x, suppose mass is suspended at a distance x from the wire a, wire a से x डिस्टेंस पे सपोज मास लगाया है, तो T1 क्या कर रहा है, रॉड को क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, T2 रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन रॉड तो घूम नहीं रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T2 होना चाहिए। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट किस तरह से हम लिखते हैं मैथमेटिकली, फोर्स इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, so T1 into x is the rotational effect of T1, similarly T2 into this distance 1.05 minus x is the rotational effect of T2 हो जाएगा। so therefore T1 divided by T2, मतलब T2 को मैं LHS को लेके गया, 1.05 minus x divided by x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर कुछ डाउट नहीं है तो आगे का बहुत सिंपल है। ओके, यहां पे अगर कुछ डाउट नहीं है तो आगे का बहुत सिंपल है। x is nothing but distance of
mg फ्रॉम वायर 1, क्योंकि mg या फिर वेट कहां पे लगाना है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो वायर ए से सपोज मैं x पे लगाता हूं, वो x का वैल्यू हमें निकालना है। सो अप टू दिस एनी प्रॉब्लम? हाँ, अभी देखिए पहले क्या बोला है, इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब दोनों वायर में अभी इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए ये मास कहां पे लगाना पड़ेगा, मतलब इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए x कितना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए फॉर इक्वल स्ट्रेस दोनों वायर में स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए। तो F by A should be equal to क्या होना चाहिए, F by A होना चाहिए। F by A should be equal to F by A होना चाहिए। F by A, this is first for steel and aluminum। ओके, दोनों में स्ट्रेस सेम होना चाहिए। स्टील वायर में स्ट्रेस क्या आ जाएगा, Fs by As, और एल्यूमिनियम वायर में स्ट्रेस क्या आ जाएगा, FAL by TAL। करेक्ट है ना? अभी Fs डिवाइडेड बाय FAL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AS डिवाइडेड बाय AAL। ठीक है, सिर्फ FAL को LHS के लेके आओ। अभी मुझे बताइए फोर्स ऑन स्टील वायर डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन एल्यूमिनियम वायर, इसका रेशियो क्या है, आप बता सकते हैं? इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो हमने निकाला है ना, T1 by T2 मतलब उन फोर्सेस का ही रेशियो है। T1 मतलब फर्स्ट वायर, दैट इज Fs by FAL ही है, 1.05 minus x divided by x। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू डालता हूं मैं, Fs divided by FAL कितना है, 1.05 minus x divided by x। करेक्ट है ना? 1.05 minus x divided by x is equal to एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील मतलब वायर ए का 1 mm स्क्वायर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर सेकंड वायर एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, इतना है 2 mm स्क्वायर है। सो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 into दिस टर्म 2.10 minus 2x is equal to x हो जाएगा। ओके, उसके बाद x टर्म एक वन साइड को x टर्म लेके 2x इधर 2x को मैं RHS को लेके गया तो x plus 2x हो जाएगा, that is 2.10। so x is equal to, that is 3x is equal to 2.10 हो जाएगा, and x will be equal to 2.10 divided by 3। so x is coming to be 0.7 meter, so that will be your answer। okay, अभी mm should be converted into meter, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 mm है, यहाँ पे 2 mm है ना, तो mm का कन्वर्जन, mm स्क्वायर का कन्वर्जन किया तो इधर 10⁻⁶ 10⁻⁶ हो जाएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा ना। सो रेशियो में जनरली देखिए, रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट सिर्फ सेम होना चाहिए, उधर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कैंसिल ही होता है। समझ में आया ना? अभी ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉपिक लॉस ऑफ मोशन एंड इलास्टिसिटी। तो इसमें ये जो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T1, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ T2, ये लॉस ऑफ मोशन नाम का जो टॉपिक है उसमें दिया गया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं ठीक से। ठीक है, सो इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए मास को कहां पे सस्पेंड करना होगा, वायर 1 से। x का वैल्यू कितना है, 0.7 ना, वायर 1 से 0.7 मीटर पर लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन का कंसेप्ट इधर नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा ही करेंगे अभी इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। बिफोर दैट आई हैव टू इरेज सम पार्ट। ओके, so this left part I am going to erase now. Can I erase this left part?
अभी वही स्टेप फॉलो करना है, सेम स्टेप्स आर टू बी फॉलोड, इक्वल स्ट्रेन और इक्वल स्ट्रेन। अभी देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहता है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ठीक है। इक्वल स्ट्रेन, okay, so small l by capital in first case should be equal to small l by capital L in second case होना चाहिए, बरोबर बरोबर है ना, ठीक है ना। पहले वायर में जितना स्ट्रेन है उतना ही दूसरे वायर में स्ट्रेन होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। स्ट्रेन का फॉर्मूला स्मॉल l by capital L small is equal to small l by capital L रहेगा, ओके। दिस इज स्टील स्टील एंड दिस इज फॉर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ठीक है। अभी इलॉन्गेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या है, PL upon AY, कैपिटल L को LHS को लेके गया तो L by L is equal to P upon AY हो जाएगा, मतलब L by L का फॉर्मूला P upon AY आता है, सो P मतलब क्या हो जाएगा, F by AY should be equal to क्या होना चाहिए, F by AY होना चाहिए, ओके। F by AY should be equal to क्या होना चाहिए, F by AY होना चाहिए। So this is for steel, 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 aluminium, 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 ठीक है। फिर से फोर्स को एक साइड को लेके आता हूं, Fs by FAL is equal to, ये सभी को RHS को लेके जाता हूं, AS divided by AAL into YS divided by YAL, ठीक है। तो Fs by FAL तो हमने इधर निकाला है, वही यूज करेंगे, 1.05 minus x divided by x is equal to AS by AAL तो 1/2 रहेगा। अभी यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सिर्फ डालना पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू बताइए मुझे फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम कितना है, हाउ मच इट इज फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम, स्टील का 200 है, ठीक है, हाँ, एंड एल्यूमिनियम के लिए 70 है ना, एल्यूमिनियम का 70 एंड उसका 200 है, सो इधर स्टील का 200 एंड एल्यूमिनियम का ओनली 70 into 10⁹ है, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 0 0 गेट कैंसिल, 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10/7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड को 10/7 हो जाएगा। सो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 into 1.05 सो 7.35 हो जाएगा, माइनस 7x इज इक्वल टू 10x, सो 17x, तो माइनस 7x RHS को गया तो प्लस 7x हो जाएगा, 7x plus 10x 17x is equal to 7.35, so x is equal to 7.35 divided by 17, okay, 7.35 divided by 17, okay, कितना आता है, 0.43 आता है, 0.43, मीटर। सो इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.43 मीटर को लगाना पड़ेगा स्टील वायर से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएगा, देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। फोर्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले वायर में सपोज फोर्स F1 है और दूसरे वायर में फोर्स F2 है, सपोज फोर्स इज नथिंग बट टेंशन इन दैट वायर, तो क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस प्रॉब्लम में रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू सेकंड फोर्स होना चाहिए। अभी रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू फर्स्ट फोर्स क्या होता है, F1 into x हो जाएगा या फिर T1 into x हो जाएगा, एंड रोटेशनल इफेक्ट बाय सेकंड वायर क्या हो जाएगा, सेकंड फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस दैट इज 1.05 minus x, एंड इससे हमें क्या मिलेगा, F1 by F2 का फार्मूला मिलेगा, जो
दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे f1 by f2, ठीक है। सो f1 by f2 का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए इधर f1 by f2 या फिर fs by fan का फॉर्मूला आता है 1.05 minus x divided by x। अभी इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेस इन फर्स्ट वायर शुड बी इक्वल टू स्ट्रेस इन सेकंड वायर, ओके, और उसमें सिर्फ वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेन का एक्चुअली बेसिकली ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि इक्वल स्ट्रेन निकालने के लिए हमें इन टर्म्स ऑफ फोर्स फॉर्मूला चाहिए ना। तो L by L मतलब क्या रहता है, F by AY रहता है, F by AY। तो इक्वल स्ट्रेन मतलब F by AY शुड बी इक्वल टू F by AY होना चाहिए, करेक्ट है ना। F by AY शुड बी इक्वल टू F by AY। इसमें भी FS by FEL LHS पे लेके गया और बाकी का सब कुछ RHS को लेके गया।